नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथ ही यह इडुटेरिया द्वारा प्रकाशित बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आपका इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे भी देखें। साथ में आपका शिक्षक भर्ती को लेकर रुक्मणी पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का, अध्ययन मंत्रा और आपका रंजीत आईएएस सर, जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, उन सभी प्रैक्टिस सेट को इस चैनल पे बहुत ही बारीकी ढंग से पढ़ाया गया है। तो आप सब उसे भी देखा करें। प्लेलिस्ट में आप लोग ज़रूर चेक किया कीजिए। बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर हर चीज़ बढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न कहता है यहाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो नेतृत्व करता थे वह कौन थे, तो याद रखना है डुप्ले थे। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध होता है, जिसका नेतृत्व जो है यह आपका डुप्ले करते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुआर विद्रोह कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनजातीय विद्रोह के बारे में आप सभी को पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो यह आपका चुआर विद्रोह है, जो कि कब होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1766 में। ठीक है, चुआर विद्रोह जो, तो इसका हम बात कर लें तो यह विद्रोह जिसे आपका जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे चुआर विद्रोह ना देकर आपसे जंगल महल विद्रोह पूछ दे तो आपको याद रखना है, इसी को हम जंगल महल विद्रोह बोलते हैं, जो कि यह आपका 1766 से 1816 के बीच में यह युद्ध चलता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन है। जल्दी से बताते चलिए, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता इसमें से कौन है, तो यह आपका हो जाएंगे कौन, तो याद रखना है इसका राइट आंसर अगर हम बात कर ले तो यह आपके कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताएं। तो इसके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनेस कार्टिस हो जाएंगे। ठीक है, सर लियोनेस कार्टिस एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जो कि इन्हीं के समय में आपका द्वैध शासन प्रारंभ होता है और इनको जनक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द्वैध शासन, अगर ऐसे आपसे पूछा जाए द्वैध शासन के बारे में, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि द्वैध शासन सर्वप्रथम अगर हमारे भारतीय इतिहास में देखा जाता है तो वो आपका 1764 के प्लासी के युद्ध के बाद देखा जाता है। ठीक है, अच्छे तरह से अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि 1772 में पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, और महार आंदोलन जो था यह भी एक जनजातीय आंदोलन कह लें हम लोग, निम्न जातियों के लिए आंदोलन था, जो कि इसका नेतृत्व BR अम्बेडकर करते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, यह आपका जो था अछूत जाति समूह के लिए था, तो इस प्रकार से याद रखेंगे आपको यहाँ पे BR अम्बेडकर को इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कहता है, गीता रहस्य किसने लिखा था। गीता रहस्य जो है यह किसने लिखा था, तो याद रखिएगा यह आपका बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाए हैं, आप देखिए जाकर, मॉडर्न हिस्ट्री का हम 2 लेक्चर लिए हैं, लेकिन आप लोग रिस्पांस अच्छा नहीं दिए थे, इसलिए हम वहाँ पे स्टॉप कर दिए। वहाँ पे जाकर देखिए, हर चीज़, हर टॉपिक बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है। और वहीं पे हम बताए हैं कि एक यह बाल गंगाधर जो तिलक होते हैं, यह जब जेल में इनको कैद कर लिया जाता है 6 वर्षों के लिए, उसी समय यह क्या लिखते हैं, तो यह गीता रहस्य को लिखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था। तो यह आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो जल्दी से बताएं। यह आपका वर्ष 1927 हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन आपका 1927 ईस्वी में किया गया था, और इसका पहला सत्र बॉम्बे में आयोजन किया गया था। यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति थे, वह कौन व्यक्ति थे, जल्दी से बताएं। तो वह आपके हो जाएंगे हकीम अजमल खान। ठीक है, हकीम अजमल खान जो थे यह एकमात्र व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना जाता है। यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम INC भी कहते हैं,
इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका राय था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम यह वाला भी कथन आपको पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं। आप लोग जरूर से उस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वह लेक्चर है। तो यह जो कथन था यह किसका था? तो लॉर्ड डफरिन का था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो था यह कहता क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि यह जो है एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का समूह है, संगठन है। ठीक है, तो यह वाला आप लोग बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है। तो सोम प्रकाश नामक जो पत्रिकाएं हैं यह किसका संबंध है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है, यह आप लोग याद रखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही इसका क्या करते हैं? तो संपादक करते हैं, इसकी रचना करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लें। नेक्स्ट कहता है द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र जो है इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो याद रखना है यह आपके हो जाएंगे कौन? तो महाराजा कामेश्वर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा यह याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 1931 में ध्यान से थोड़ा सुन लेंगे साथी, वर्ष 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह जो थे यह द इंडियन नेशनल नामक जो पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्रिका, इसका स्थापना करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे कि महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते थे, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड साथी, थोड़ा क्लियर होने दीजिए। चलिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वायसराय का नाम इसमें से बताएं आप सभी लोग। तो यह आपका हो जाएगा कौन? तो याद रखेंगे लॉर्ड लिंथिगो जो था यह आपका हो जाएगा। इसका शासनकाल कब से कब था? कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखना है वर्ष 1936 में यह भारत आता है और 1944 तक यह वायसराय रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा इसका कार्यकाल रहता है भारत के वायसराय के इतिहास में। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगर बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए जो नेताएं थे इसमें उसमें से कौन कौन थे? तो जल्दी से बता दीजिए। तो यह आपका यहाँ पे कुट के माध्यम से चयन करना है आंसर, यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो 1, 2 और 3। एक मोहम्मद अली थे, दूसरा आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और तीसरा आपका चित्तरंजन दास थे। ये तीनों जो व्यक्ति थे ये तीनों क्या थे? तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, यह आप लोग याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन कब होता है यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो यह आपका वर्ष 1920 के आसपास होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे और कहानी आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन भारत में जो है यह क्यों प्रारंभ होता है ये तो आपको पता ही होगा। बहुत ही बेहतर और बहुत ही ईजी यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर ले तो कहता है आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम जो था यह आपका कहाँ था? तो याद रखना है गदर पार्टी का मुख्यालय था। ठीक है, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम जो रहा है यह आपका गदर पार्टी का मुख्यालय रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1913 की हम अगर बात कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम हम इसका बताए हैं इस पार्टी का, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी स्थापना आपका 1913 ईस्वी में भारत ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने का वजह यही है कि आप लोग सेशन को अब देखना छोड़ दिए हैं। आप लोग बोलते हैं कि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए ये वो, इसलिए हम अब ज़्यादा एक्सप्लेन करना ही छोड़ दिए। हमें लगा था कि आपको टाइम कम है और आपको एक क्वेश्चन के अलावा 2-3 पॉइंट इतना बता दें कि आने वाला समय में अगर कुछ भी ना आए फिर भी कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन टकरा जाए। लेकिन चीज़ है यहीं पे कि लोगों को अच्छा चीज़ पसंद नहीं आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा शॉर्ट में ही चल रहे हैं, आपको शॉर्ट पसंद है तो शॉर्ट ही कीजिए, शॉर्ट ही पढ़िए। ठीक है, आपको जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तब पता चलेगा कि क्या सिलेबस था, क्या लेवल है बीपीएससी का क्वेश्चन का, ये सभी। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात कर ले तो कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह वापस ले लिया गया है। कब वापस ले लिया जाता है? तो याद रखना है वर्ष 1934 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा अगर चर्चा कर लें तो यहाँ पे याद रखेंगे
कि जो वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस कमेटी में महात्मा गांधी को चुना था। ठीक है, तो यह भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए, एक है हड़प्पा नीति है, सहायक संधि है, लाहौर संधि है और आपका पिट्स इंडिया एक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी से बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर चुन लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 4, 2, 3 और 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प नीति जो था, यह हड़प नीति कब आता है? तो 1848 में। ध्यान से सुनेंगे, 1848 से आपका 1856 तक चलता है ये हड़प नीति। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका सहायक संधि। सहायक संधि भी आपको पता होगा सहायक संधि के बारे में। उसके बाद लाहौर की संधि था, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका लास्ट जो है पिट्स इंडिया एक्ट है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि यह आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसको ठीक करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए 1784 में यह पिट्स इंडिया एक्ट वापस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे इसमें कौन थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि विष्णुगुप्त कह लें, चाणक्य कह लें, श्रीगुप्त कह लें, कुछ भी कह लें, उनके प्रयासों से, उनके सहयोग से यह मौर्य वंश की स्थापना होती है, जो कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो यह आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त वर्ष 1942 को। ठीक है, ये पूरी डेट आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार बताया गया है। इसी समय आपका ग्वालियर टैंक ग्राउंड बॉम्बे के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बलदेव सहाय ने जो क्या किया था, तो अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कहता है सेशन को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग, और जो नए साथी हैं प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर भी कर दें और लाइक कर दें, और सबसे बड़ी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यह चैनल जो है थोड़ा सा धीरे भले ही चलता होगा, लेकिन जो भी देता है वेस्ट मटेरियल देता है, और आपके सटीक बार करने के लिए, आपके सफलताओं के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से आपका मार्गदर्शन करता है। क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाने वाला है वो मतलब ऐसा ही नहीं है कि शिक्षक भर्ती आया तो क्लास स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी कई वर्षों का मुझे पता है, क्वेश्चन लेवल, एक्सपीरियंस, हर चीज़। इसलिए हम आप सभी को बोलते रहते हैं कि आप लोग पेशेंस बनाए रखें और एक ही चैनल पे रहिए। आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम का चीज़ है, बहुत ही दिक्कत का चीज़ है। ठीक है ना। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने लिया था? सबसे पहले जो पाकिस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है या किसके द्वारा मिलता है, तो याद रखना है चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम अगर बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में, तो याद रखिएगा वर्ष 1930 के समय में इकबाल ने इस शब्द के लिए भीतर मुस्लिम राज्य के रूप में फ्रंटियर प्रांत या फिर हम कह लें बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के संघ का सुझाव दिया था। किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगर बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था? ठीक है, यह कथन किसका था? वर्ष 1935 के जो अधिनियम आते हैं, यह कथन किसका था कि यह बंधन का एक नया चार्टर था? तो यह आपका जो कथन था यह किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कि जो अपना संविधान बना है, उस संविधान में लगभग हम अगर बात कर लें तो अधिक से अधिक मात्रा में वर्ष 1935 के अधिनियम से हर चीज़ लिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन का जो लेवल है सच में बहुत ही बेहतरीन है, और एकदम मतलब बताया जाए तो
डेप्थ में है। तो अगर हम बात कर ले इसका राइट आंसर का, तो यह आपका हो जाएंगे कौन, तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो थी इनके गांधी जी के पर्सनल एक कह लें हम लोग के एडवाइज़र थी, पर्सनल उनके एक सचिव के रूप में हम कह लें तो ये थी। ठीक है, मतलब एनी टाइम गांधी जी के साथ में रहती थी उस समय सरोजिनी नायडू, जो कि महात्मा गांधी जब गिरफ्तार कर लिए गए तो उसके बाद सरोजिनी नायडू ने इनका क्या करते हैं, तो नेतृत्व करते हैं इस आंदोलन का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। कहता है किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना आरंभ किया है, तो यह आपका हो जाएगा किस युग में, तो यह आपका हो जाएगा साथी कौन, तो नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण जो है इसमें पूर्ण रूप से मनुष्य का जो है विकास क्रम देखे जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। देखिए, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी की अगर हम बात कर लें तो यह आपका कौन सा था, तो राजगिरी था, या फिर हम लोग कह लें गिरिब्रज। ठीक है, यह आपका प्रारंभिक राजधानी था, जो कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि मगध का जो उल्लेख है यह हमें प्राचीनतम वेद किस वेद में मिलता है, तो याद रखना है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, और मगध में सबसे प्रथम शासक के बारे में अगर बात कर लें तो यह आपका कौन है, तो बिंदुसार आते हैं, जो कि मौर्य हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। यह वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाएंगे। हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था। देखिए, हुनों का जो आक्रमण होता है पहली बार, वह आपको किस गुप्त शासक के समय में होता है, तो याद रखना है कुमार गुप्त प्रथम के समय में। ठीक है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब संस्था के रूप में जाना गया है। यह कुमारगुप्त को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। देखिए, हर्षवर्धन के प्रशासन की अगर हम बात कर लें तो इसमें से जो गलत कथन होंगे वह क्या हो जाएंगे साथी, तो यह आपका होंगे सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए, उस समय अगर बात की जाए तो सती प्रथा प्रचलित थी, यह बात सत्य है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो यह पूरी तरह से एक सत्य भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। और हिंदू में जाति व्यवस्था प्रचलित थी, यह बात सत्य है। ठीक है, उस समय हर्षवर्धन के अगर हम प्रशासनिक ढांचे को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचाओं को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि जाति व्यवस्था जो थी यह कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में देखी गई है, और सती प्रथा जो थी यह आम बात थी, वहाँ नॉर्मल बात था यह सब। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था। देखिए, सबसे पहले जो अपने शासक के जो उत्कीर्ण सिक्कों को जारी करने वाला व्यक्ति था, वह शासक था, वह कह ले एक प्रकार से हम वह वंश था, वह कौन था, तो सातवाहन था। कौन था, सातवाहन था। आप सभी को पता होना चाहिए, सातवाहनों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। प्राचीन इतिहास के ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। सातवाहन के अगर हम सिक्कों की बात कर ले साथी, तो ये आपके सिक्के तांबा होते थे, चांदी के होते थे, शीशे के होते थे, पेटीन के होते थे। ये सभी आप लोग याद रखेंगे, ये सब एलिमेंट्स को। ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे यही सब क्वेश्चन। कहता है कलिंग के राजा खारबेल का संबंध था। कलिंग के राजा खारबेल का जो संबंध था वह किससे था, तो याद रखना है यह आपका किससे हो जाएगा, तो यह आपका चेदी वंश से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है, एक सेकंड क्षमा चाहेंगे। यहाँ चेदी वंश है। ठीक है, वही हम सोचे कि चेदी वंश इस प्रकार से कैसे लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथी, चेदी वंश। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। खारबेल कलिंग जो है यह आपका यहाँ पे वर्तमान में अगर हम बात कर ले तो यह आपका कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ के जो राजा थे आपका चेदी वंश के थे। और याद रखेंगे यही कलिंग का जो युद्ध होता है, अशोक यहीं से क्या होता है, तो धर्म परिवर्तन कर लेता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो कलिंग के युद्ध में लगभग अगर हम बात कर ले तो 1 लाख से अधिक वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, जिससे अशोक का जो होता है एक प्रकार से करुणा का भाव प्रकट हो जाता है, और वह फिर यह युद्ध प्रक्रिया जो होता है, खून खराबा जो होता है, ये सब करना छोड़ देता है। ठीक है, ये सभी बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। देखिए, अगर हम इसके बारे में चोलों की हम बात कर लें तो यह आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, तो राज प्रथम। ठीक है, राज जो प्रथम है यह आपको याद रखना है। और चोल साम्राज्य के जो संस्थापक है अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे या कौन थे, तो विजय लायन थे। ठीक है, जो कि कांची के पल्लवों के
पहले सामंत रहे हैं। ठीक है, ये सभी बात आप लोग याद रखेंगे। और राजराज प्रथम की अगर हम चर्चा कर लें तो श्रीलंका के उत्तरी भाग और राजधानी अनुराधापुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी को आपसे पूछा जाएगा तो अनुराधापुर पर यह कब्जा करता है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे, हर चीज़ प्रयास करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पे कम से कम हम 4 से 5 पॉइंट आपको बता सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि क्लास बड़ा होगा, और क्लास बड़ा होगा तो आप देखिएगा नहीं, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? देखिए, बौद्ध और जैनों की अगर हम तुलना कर रहे हैं, उसमें कंपेयर कर लें, तो इसमें क्या चीज़ उसमें समान नहीं है? तो याद रखना है, यह आपका आत्मा का अस्तित्व जो है, यह आपका सम्मान नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर यही है, आपको याद रखना है। महावीर का मानना था, एक प्रकार से अगर हम महावीर जी की बात कर लें तो उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि छोटी कण भी अगर मान लें, एक आत्मा, इसलिए वे सख्त अहिंसा का पालन करते थे। जबकि बुद्ध का जो मानना था वह कहते थे कि कोई आत्मा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ों में आप लोग याद रखेंगे, बौद्धों का मानना था कि आत्मा नहीं होता है, और जैनों का मानना था कि आत्माएं होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से कंपेरिजन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे साथी, थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर करते चलिएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट जो है आपका बहुत ही ज़रूरी है, उससे हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। कहता है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह आपके हो जाएंगे कौन से? तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात कर ले तो इनका जो समय रहता है साथी, यह आपका कब रहता है? तो 1469 से लेकर 1539 तक। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा इनके समय को याद रखेंगे, इनके जीवन के बारे में। ठीक है, ये सभी आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात कर ले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की है? महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय की अगर हम बात कर ले तो रोम विश्व का बहुत ही बड़ा एक समृद्धशाली राष्ट्र हुआ करता था, और रोम जो था यूरोपियों के लिए, खास करके हम बात कर ले तो वो जैनिज्म के लिए सबसे बड़ा धर्म, एक तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता था। तो यह आपका जो राइट आंसर होंगे इसका क्या हो जाएंगे? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिगो पायस। डोमिगो पायस जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, डोमिगो पायस ने मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम के क्षेत्र से की है। ठीक है, और वह एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? देखिए, 3 देशों के साथ जो सीमा रेखा नहीं बनाने वाला राज्य है, वैसे तो हम आपको भारत का और बिहार का भौगोलिक क्षेत्र आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से आपका तटीय क्षेत्र है, जो कि अलग अलग राज्यों से लगता है, अलग अलग देशों से लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रश्न है तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथी, क्या? तो मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है यह आप लोग याद रखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिजोरम जो अगर हम बात कर ले तो इसके बारे में, उससे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है ये 3 से लगता है, जो कि पहला है भूटान, दूसरा है चीन, और तीसरा है आपका म्यांमार। ये किसके बारे में बताएं? तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताएं। उसके बाद सिक्किम आता है। सिक्किम का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये आपका चीन, नेपाल और भूटान से लगता है। पश्चिम बंगाल जो है इसका जो सीमा है यह आपका किससे लगता है? तो नेपाल से लगता है, भूटान से और बांग्लादेश से लगता है। और उसके बाद आपका मिजोरम की हम बात कर लें तो यह जो है मात्र 2 देशों के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा झांसा करता है। एक आपका बांग्लादेश हो गया, दूसरा आपका म्यांमार हो गया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को हम प्रयास किए हैं, हर ऑप्शन को आपको समझा पाए। आप लोग से विनती है कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग लिख लिया कीजिए। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा जो नृत्य है साथी, यह आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि पंजाब का लोक नृत्य क्या बताइए, तो आपको याद रखना है भांगड़ा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो याद रखना है हिकात और राउत है। वहीं आपसे पूछ दे हिमाचल प्रदेश का बताइए तो क्या बताइएगा? तो छबेली है। आपसे पूछ दे बिहार का बताइएगा तो क्या बताइएगा? तो याद रखना है बिहार का है लौना नाच है आपका। फिर आपका है
एक प्रकार हमको याद थोड़ा सा अभी एक सेकंड याद बताते हैं। एक लौंडा नाच हो गया आपका, एक जाट जाटिन है, हाँ याद है जाट जाटिन है, ये सभी है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे बिहार के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएंगे कौन? तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे और भी बता देते हैं, क्योंकि ये महान व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जयप्रकाश को क्या कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जो उपनाम है, इनका जो उपाधि है यह लोक नायक का उपाधि है। कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर का जननायक कहते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को क्या कहते हैं? तो यह आपको बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यह उनके उपनाम है। ठीक है, उनके उपाधियाँ दिए गए हैं बिहार के संदर्भ में, आप लोग याद रखेंगे। कहता है चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चैत्य भूमि की हम अगर बात कर लें तो यह किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो याद रखेंगे बी.आर. अम्बेडकर जी का है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी का चैत्य भूमि समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल पूछे तो क्या बताइएगा? तो राजकोट बताइएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो और भी यहाँ पे कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, और भी कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिसमें हम अगर बात कर लें जगजीवन राव के बारे में। जगजीवन राव का जो स्थल है आपका समाधि स्थल, यह कहाँ है? तो समता स्थल इनका है। ठीक है, समता स्थल लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है उसके बाद? तो अटल बिहारी वाजपेयी एक इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इनका जो है राष्ट्रीय स्मृति स्थान जो है इनका समाधि स्थल है। ये सब आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका हो जाएंगे साथी कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, नैरोबी पे। नैरोबी जो है ये आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यहाँ पे मुख्यालय है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति जो है ब्लैक रेवोल्यूशन है, यह किससे संबंधित है? तो यह आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, जो कि यह आपका याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है किसके नेतृत्व में चिपकू आंदोलन को बल दिया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा बता देगा आपका यह क्वेश्चन। तो यह आपके हो जाएंगे कौन सा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। कहाँ होता है? इतना तो कम से कम आप सब लोग बता ही सकते हैं कि यह चिपको आंदोलन कहाँ होता है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब आप टीचर बनकर जाएंगे तो आपको यह पढ़ाने को मिलेगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे आपका जो सामाजिकरण से तात्पर्य है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन जो है यह आपका क्या है? तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है मुख्यतः पढ़ने, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है और इससे ग्रस्त बालक सेव और वाज के रूप में पढ़ता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। अर्थात अगर हम इसके बारे में अगर बात कर लें तो इस दौरान बच्चा शब्दों को उल्टा उच्चारण करता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या? तो डिसलेक्सिया। ठीक है, याद रखेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगर बात कर ले तो कहता है एक शिक्षक पढ़ाने समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है, क्यों करता है? तो याद रखेंगे अधिकतम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है, एक शिक्षक पढ़ाने समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शैक्षिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वे क्या कर सकते हैं? तो वे अधिकतम वृद्धि अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं और यह गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा पर आधारित होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे साथी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड साथी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। कहला है वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो है यह आपका क्या है? तो याद रखेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम अगर बात कर ले आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है। महत्वपूर्ण है और करेंट अफेयर का यह साथी एक क्वेश्चन है। तो यह आपके कौन हो जाएंगे, तो याद रखना है शिवा चौहान। ठीक है, शिवा चौहान जो है यह भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी हैं। ठीक है, जो कि यह कब होती हैं, तो यह आपका जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पे अस्थायी रूप से तैनात की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। यह गीत के गीतकार कौन थे, तो यह गीत के जो गीतकार थे यह कौन थे, यह आपको याद रखना है कौन थे। तो ये हो जाएंगे आपका साथी ऑप्शन नंबर सी चंद्र बोस। ठीक है, चंद्र बोस जो है इनको आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही फेमस यह गाना हुआ था नाटू नाटू, जो कि आप लोग याद रखेंगे RRR का यह गाना था। ठीक है, आप लोग देखे होंगे RRR बहुत ही बेहतरीन एक मूवी है कहा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में करेंसी स्पेन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस प्रैक्टिस सेट का सबसे बेहतरीन बात है कि इसमें आपका जीएस और मैथ रीजनिंग के साथ साथ आपका करेंट अफेयर को भी यहाँ पे कवर किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतर है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मालदीव। ठीक है, क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएंगे इसका राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रस्तावित पत्र के सम्मानित किया गया था। यह आपका क्या हो जाएंगे, तो जल्दी से बता दे साथी, यह हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिसंबर में दिल्ली मेट्रो एल कॉरपोरेशन को जापानी दूतावास के द्वारा प्रस्तावित कर पत्र को सम्मानित किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे दिसंबर की बात की जा रही है। देखिए कम से कम करेंट अफेयर आप लोग 6 महीना का पढ़ लीजिएगा। वैसे मेरा चैनल पे आपका करेंट अफेयर पढ़ाया गया है, कुल 6 महीना का पूरा करेंट अफेयर है वहाँ पर पढ़ाया गया है। फिर भी हम सोच रहे हैं कि आपका मंथली करेंट अफेयर कवर करवा दें, जो कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है। तो हम जो जून का महीना था, जून के हम पूरा करेंट अफेयर को संग्रह कर रहे हैं। जल्द ही आपको पूरा महीना जून जो है, जून का पूरा महीना का हम करेंट अफेयर आपको ले लेंगे। फिर आपका अगस्त आएगा तो जुलाई का ले लेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपका बोझ कम हो जाएगा और आपका करेंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं साथी कि आप लोग का सिलेक्शन हो। समस्या यही है कि आप लोग उस तरह से प्यार नहीं दे रहे हैं चैनल को जिस तरह से देना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट नहीं हो पाते, हमें भी लगता है कि हम इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है। ठीक है, संचार प्रणाली में वाल्व का जो कार्य है यह क्या है, तो याद रखना है रक्त के वैंक फ्लो को रोकने के लिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। यह सुनिश्चित करते हुए यह रक्त वाहिका के माध्यम से सही दिशा में बहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे संचार प्रणाली के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दें इसका राइट आंसर। तो हम अगर बात कर ले इसके बारे में तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंटिया यूरेटिक हार्मोन जो है जिसको हम ADH कहते हैं, साथ ही यही जो है आपका क्या है, तो हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात कर लें तो यह आपका ADH एक हार्मोन है जिसका स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा किया जाता है, जो कि गुर्दे द्वारा पानी उत्सर्जित की मात्रा को नियंत्रण करता है। इतना बस आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। हम अगर बात कर ले इसके बारे में तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। क्या है? तो निर्जलीयकरण। निर्जलीयकरण जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स मुख्यतः बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं? देखिए, बीजों के अंकुरन में जो भाग लेने वाला वह पादप हार्मोन्स कौन सा है? तो वह आपका हो जाएंगे कौन सा? तो याद रखेंगे जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है यह आपको बीजों के भाग में, बीजों में पादप में हार्मोन्स के रूप में यह बीजों के अंकुरन में भाग लेने वाला एक प्रकार से हार्मोन्स है, जो कि आप लोग इसके याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो कहता है EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, EEG है, यहाँ पे ECG नहीं, एक ECG अलग होता है और एक EEG है जो अलग होता है। तो आपसे पूछ रहा है EEG यह किसके रिकॉर्ड करता है, किस चीज़ को? तो यह आपका हो जाएगा मस्तिष्क को। ठीक है, इसी EEG की अगर हम बात कर ले तो यह एक गैर इनवेसिव चिकित्सा प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का हमें क्या पता चलता है? तो उसका रिकॉर्ड, उसका डाटा पता चलता है। ठीक है, इसमें मस्तिष्क पर कई इलेक्ट्रॉन लगाना शामिल होता है जो कि मस्तिष्क के न्यूरॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत संकेतों का पता लगाया जाता है और हमें पता चल पाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यहाँ ध्यान देंगे साथी, एक सेकंड थोड़ा क्लियर होने दीजिए, थोड़ा सा क्लियर होने देंगे साथी। कहता है, चलिए ध्यान देंगे कि आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? आँख जो है यह किस रंग के प्रति सबसे संवेदनशील है? तो यह आपका हो जाएगा पीला और हरा। ठीक है, पीला और हरा जो है इसके प्रति जो है सबसे संवेदनशील है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि मलेरिया का इलाज क्या है? देखिए, मलेरिया का जो इलाज है इसमें से क्या है? तो ये आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मलेरिया का जो इलाज है इनमें से कोई नहीं है। तो है क्या? तो याद रखिएगा, मलेरिया का जो इलाज होता है साथी, यह आपका प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और यह एक प्रकार का परजीवी रोग है जो कि संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य को फैल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन जो है यह निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जल्दी से बताएं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन BC। विटामिन BC जो है यह आपका क्या है? तो पायरिडॉक्सिन जो है यह आपका नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे और इसी की कमी से एनीमिया या फिर हम कह लें त्वचा का जो रोग होता है, स्किन्स जो रोग होते हैं, इसी के कारण से होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात कर लें तो इसका जो केल्विन चक्र की हम अगर बात कर लें तो यह आपका क्या है साथी? तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए एक प्रक्रिया है। इसी को हम कहते हैं क्या? तो आपका प्रकाश संश्लेषण में केल्विक चक्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। और केल्विक चक्र का प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है जो कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। तो कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अगर वेग की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर जो है ये आपका राइट आंसर होगा। वे तरंग जिनके संचालित क्षेत्र के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तो विद्युतीय चंबकीय तरंग कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। तो कहता है विद्युत विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? साथ ही यह आपका जो उपकरण होगा यह कौन सा होंगे? तो pH स्केल हो जाएंगे। ठीक है, pH स्केल एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विलय की आम्लता या फिर क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। आगे चलते हैं। तो कहता है गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए जल्दी से बताएं, इसका कथन जो है कौन सा सत्य है? तो यह आपका हो जाएगा यह ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या है? तो घटती भी है। यह आपका राइट आंसर होगा। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया एक त्वरण है। ठीक है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? देखिए, जब पानी को गर्म करते हैं
तो कौन से उसमें गुण घट जाते हैं, तो घनत्व, ठीक है, घनत्व याद रखेंगे। वैसे पानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम आपको ध्यान दीजिएगा बता देते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जब पानी गर्म होता है तो उसका जो घनत्व होता है वह सामान्यतः कम से कम हो जाते हैं, और यह थर्मल विस्तार के कारण होता है, यह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी को ठंडा करने का उसका घनत्व बढ़ जाता है। यहाँ पे यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, तो कहता है धातु की विद्युत चालकता पर बढ़ने तापमान का क्या प्रभाव होता है। देखिए, अगर हम बात कर लें धातुओं की विद्युत चालकता के बारे में, तो यहाँ पे जो बढ़ते हुए तापमान का प्रभाव देखे जाते हैं, यह हमेशा हमें, मेरे ख्याल से यह घटता दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको याद रखेंगे, घटता हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि निम्न में से वह कौन सा गैस है जो कि सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। साथ ही यह आपके हो जाएंगे कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया बाद जो है यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट होंगे। अगर हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कहता है जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जल और चौक, ठीक है, इन दोनों के मिश्रण के जो प्रक्रियाएं हैं, विधि हैं, इसको किस पृथक किए जाते हैं, वह किस विधि के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही यह हम अगर बात कर लें तो इनमें से कोई नहीं होंगे, ठीक है, कोई नहीं होंगे इनमें से। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होंगे। चौक पाउडर को अवसाद बनाता है, और वहीं हम बात कर ले निस्तार विधि की, तो इसको पानी द्वारा अलग किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका राइट आंसर होंगे। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तन हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से वह किस चीज़ में परिवर्तन होंगे, तो जाहिर सी बात है वह जल में परिवर्तन हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे चलते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जल्दी से बता दें, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो यहाँ पे समस्थानिक की अगर चर्चा कर लें तो यह आपका क्या होगा, आर्गन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक आपका प्रोटीन, बिल्कुल सही है, दूसरा आपका ड्यूटेरियम, बिल्कुल सही है, और तीसरा आपका ट्रिटियम, ठीक है। ये तीनों होते हैं, आर्गन जो होगा बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन का अस्थायी नहीं होता है, यह आप लोग आर्गन को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात कर ले तो यह आपका हो जाएगा कौन, क्लोरीन। क्लोरीन जो है यह आपका हो जाएंगे, इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहता है ग्रीनोकाइट किसका अक्ष है। देखिए, ग्रीनोकाइट की अगर हम अक्ष की बात कर लें तो यह जो अक्ष है किसका है, तो यह आपका होगा कैडमियम का, ठीक है। कैडमियम जो है यह आपका ग्रीनोकाइट का एक अक्ष है, ठीक है। और कई बार हम आपको सारे तत्व का अक्ष के बारे में लगभग हम बताए हुए हैं, ठीक है। हम यही बोलेंगे कि मेरा जितना भी चैनल पर आपका प्रैक्टिस सेट पड़ा है, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग एक बार नहीं कम से कम 3 बार कीजिए। अब दिन कम है, अब आप लोग घूमना फिरना, रिश्ता नाता सब छोड़ दीजिए, और कम से कम हर प्रैक्टिस सेट को 3 बार आप अध्ययन कीजिए। हर प्रैक्टिस सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे दे ही दिए हैं हम, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस इतना कीजिए, बड़ा से बड़ा कोचिंग वाला जो परचेस करके पढ़ रहा है बच्चा, उन सभी बच्चा को आप पछाड़ दीजिएगा। ये हम ओपन चैलेंज देते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ यहाँ है कि आप लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छा चीज़ का थोड़ा कीमत कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। देखिए, कांच काटने में जो हीरे का प्रयोग किया जाता है यह आपका काले हीरे का करते हैं, ठीक है। यह आप लोग याद रखेंगे काले हीरे के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 और सूची 2 है। सुमेध कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट के माध्यम से अपना उत्तर चुन लीजिए। तो हम तो पहले आपका उत्तर चुन चुके हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट पहले पढ़ाने वाले से पहले हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, आप लोग चुन लीजिए, ठीक है। इसका अगर राइट आंसर होगा वो क्या होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर साथी बी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा कौन कौन से किसके किसके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं आपका
किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। देखिए मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है आपका पॉलिटी का, और यहाँ से क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मौलिक अधिकार जो एक ऐसा हम कह लें सेगमेंट है जहाँ स्किप करना बहुत ही एक रिक्सी होता है। तो आप लोग अभी भी टाइम है तो पढ़ लीजिएगा इन सबको। मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, राष्ट्रपति हो गए, ये सभी जो अभी प्रधानमंत्री का चर्चा में है क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो ये सब थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो हम अगर बात कर ले साथ ही इसके बारे में, तो यह आपका राइट आंसर होगा आपका समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के संबंध में उपबंध की गई है, चर्चाएं की गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका क्या करता है, पद रिक्त घोषित कर सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है बिना अनुमति के, तो यह आपको याद रखना है, कम से कम 60 दिन। 60 दिन से अगर ज़्यादा उस सदस्य का हो गया, मतलब क्या है कि उस सदस्य का सदस्यता गया, ठीक है, सदन से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए साथी, यह आपका अनुच्छेद 51 में हमें क्या होता है तो मिलता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का जो वर्णन है यह हमें अनुच्छेद 51 में मिलता है, और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही डीपीएसपी के बारे में हम अभी जस्ट बताए हैं, यह डीपीएसपी का ही आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से पढ़ लीजिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदन को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। राज्य सूची की अगर हम बात कर ले तो यह आपका अनुच्छेद 249 होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 249 की अगर हम बात कर ले तो इसके तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाए और संसद को अधिकृत कर सकता है, अर्थात बता सकता है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लास फिर से लगता है कि मुझे लंबा ही हो गया होगा ना चाहते हुए भी, लेकिन ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन सभी साथियों को खास करके बताइए जो कि 1 to 5 बुक के पीछे पड़े हुए हैं, उनको बताइए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है। महालेखा परीक्षक जो होते हैं, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आपको कई बार बताए हैं इनके बारे में, तो यह जो हो जाएंगे यह किस अनुच्छेद के होंगे तो आपका अनुच्छेद 149 के अंतर्गत। ठीक है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 148 जो है यह आपको याद रखना है कि महालेखा परीक्षक और नियंत्रण परीक्षक है जिनको शपथ दिलाने, इनके पदों पे नियुक्त करने की जो है यह अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है। संसद का व्यय अर्थात व्यय का मतलब होता है पैसा। ठीक है, तो संसद का जो खर्च होता है, पैसा होता है, इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा जो करता है यह कौन करता है, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएंगे नियंत्रण और महालेखा परीक्षण करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन अनुसूची भूमि सुधार संबंधित अधिनियम संबंधित है। तो यह आपका कौन सा होंगे तो आपका 9वीं अनुसूची। कहाँ गया, यहाँ पे है 9वीं अनुसूची। इस प्रकार से देखिए 9वीं अनुसूची जो है यह राज्य कानून की एक ऐसी सूची है जिसमें भूमि सुधार संबंधित अधिनियम आते हैं, और इस सूची में कुल 249 कानून शामिल है। ठीक है, 284 एक समय साथी थोड़ा भूल गए थे, इस प्रकार से आपका 284 है, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा हम भूल गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे हमने है, और यह आपका हो जाएगा कौन तो अल्लादी कृष्ण स्वामी नैयर। इनके द्वारा जो था यह क्या कहते हैं तो यह आपके कहते हैं साथी कि संविधान की जो प्रस्तावना है यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है, यह कथन इनका था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यह आपका कौन सा कथन सही है तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है यह व्यक्तियों को क्या कर देता है तो उसको अधिकार देता है,
कुछ विषयों पर उसके अधिकार दिया जाता है। वहीं हम अगर बात कर ले नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, तो यह राज्य को कुछ अधिकार देता है कि उस राज्य के नागरिकों के लिए क्या करना है, उस राज्य सरकार को यह दायित्व दिया जाता है। यह आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी किसने? तो बहुत बार बताए हैं कि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किए थे यह किसने किया था? तो आप याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह आपको बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। और यह आपका 1957 के आसपास यह समिति का गठन होता है। आगे चल के यह आपका वैसे 2 सितंबर 1959 को यह पूर्ण रूप से जो है यह समिति जो है यह पारित करता है अधिनियम को। यह भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1978 के संबंध में जो कथन है यह आपसे पूछ रहा है। तो यह आपका क्या होगा? तो याद रखेंगे गण पूर्ति, जो कि हम कोरम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, संसद का एक सिस्टम होता है कोरम सिस्टम, गण पूर्ति, इसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, यह आपका था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि वर्ष 1976 में होता है, कई बार बताया गया है। इसके तहत कोरम को समाप्त कर दिया गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्राय राष्ट्रपति जो हैं यह क्या करते हैं? तो यहाँ पे आपका याद रखना है राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। ठीक है, अब जिस राज्य में वो राज्यपाल जाएंगे उस राज्य के राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी तो भले ही वो उनका जो फैसला होगा वो नहीं मानेंगे, लेकिन एक परामर्श जो है यह हमारे संविधान में जो लिखित है ये इसको कम से कम करना है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? बहुत महत्वपूर्ण है, और यह जो भाग है आपका भाग 3 है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार जो है इसी को क्या कहा गया है? तो संविधान की मैग्ना कार्टा कहा गया है। बढ़ते हैं आगे। तो कहता है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? तो बहुत बार बताया है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है यह आपका उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये सभी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा दूसरा कृषि आधारित अगर हम बात कर लें तो यह आपका हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग जो है यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी है। और पहला आपसे पूछ दे तब क्या बताइएगा? तो पहला आपका कपास है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे, समस्या ना हो कहीं पे। वर्ष 2023 में प्रस्तुत किए जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? तो यह आपका कौन सा है? तो आपका 17वां है, लेकिन कहीं पे आपको 16वां मिल जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है ना, जब आपका ऑप्शन मिलेगा ना तो चीज़ों को थोड़ा सा एक बार विश्लेषण कर लीजिएगा। वैसे मुझे पता है कि 17वां स्थान है, लेकिन हमने कहीं कहीं न्यूज़ व्यूज़ में देखा था कि यहाँ 16वां लिखा गया है। तो वो सब पे ध्यान नहीं देना है, जो वास्तविक में डाटा आपको बताया जाए वो 17वां पे ही ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो यह जो सीमा रखा गया है आपका 7 लाख रुपये। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर हम अगर बात कर ले तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो मात्राएं में पाई जाने वाली गैस है वह कौन सी गैस है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आर्गन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन हो जाएगा। लेकिन वास्तविक में अगर हम बात कर ले तो यह आपका नाइट्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं दिया गया है और ना ही आपका ऑक्सीजन दिया गया है। तो तीसरे नंबर पर आर्गन आता है, याद रखेंगे। सबसे पहले हम अगर बात कर ले तो नाइट्रोजन जो कि 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 20% है, उसके बाद आपका आर्गन आता है कि जो कि 0.932% है। इस प्रकार से आपको याद रखना है तीनों। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है यह कौन है? तो यह आपका कैलिफोर्निया धारा है। ठीक है, यहाँ आप लोग याद रखेंगे कैलिफोर्निया धारा को।
आपसे पूछते हैं कि गर्म जल धारा कौन है, तो यह आप लोग याद रखेंगे एल नीनो धारा जो है यह गर्म जल धारा है। तो दोनों आपको पता चल गया, एक ठंडी एक गर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान है। कोयला भंडारण में सबसे प्रथम स्थान आपका, वैसे अगर हम बात कर ले तो यह आपका अमेरिका है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है अमेरिका के बारे में, इसका प्रथम स्थान है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात कर लें तो यह आपका कौन सी है साथी, तो याद रखेंगे अनायमुडी है। अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, और इसकी हम ऊंचाई की अगर बात कर लें तो यह आपका 2695 है। 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई, याद रखेंगे। अगर हम बात कर ले इसकी शाब्दिक अर्थ, जो अनायमुडी की शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ दे तो याद रखना है हाथी का सिर इसका शाब्दिक अर्थ होता है। निम्नलिखित में से किस सागर या फिर झील सबसे अधिक लाभवंता पाई जाती है। तो यह आपके क्या हो जाएंगे, तो यह आपका हो जाएगा वान झील। ठीक है, वान झील जो है यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो इसका जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है भारत में, इसका प्रवाह जो होता है यह आपका क्या होता है, तो दक्षिण पूर्वी से उत्तर पूर्वी की ओर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हम बात कर ले तो यह आपका होगा सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल जो है यह आपका क्या है, तो नर्मदा घाटी के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा साथी क्लियर होने दीजिए। कहता है भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई है। देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखाएं खींची गई है यह आपको कई बार हम बताए हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इन सभी के बारे में। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान की बात कर रहा है तो यह आपको डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा जो है यह आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, यह भी आपसे पूछ देगा। वहीं आपका पूछ देगा मैकमोहन रेखा, तो क्या बताइएगा, तो यह भारत और चीन के बीच एक रेखाएं खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। LAC जो है, LAC जो रेखाएं हैं यह किसके बीच है, तो यह आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच ही यह भी है। और LOC जो है, LOC जो एक आता है आप लोग जानते होंगे, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा जो है ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो हम 5 रेखाओं के बारे में आपको बताएं, यहाँ 4 दिया है, 5 बताए हैं, 5 याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछ देगा। कहता है संबाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है। संबाना घास का जो मैदान है यह आपका किस देश में पाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी में। ठीक है, याद रखेंगे, इस प्रकार से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह एक प्रकार का घास का मैदान है, यह भी आपसे याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा फसल जो है नहीं करता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं करता है। दलहन की अगर हम बात कर ले तो दलहन जो है यह श्रेणी के कई ऐसे फसल है जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। और इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका सही होगा, इसमें से कोई नहीं होंगे। पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण जो है यह किससे बनता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका पर्यावरण जो है यह सभी से बनेंगे ना, जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से और भू आकृतिक घटकों से, जो कि आपका राइट आंसर होगा। कहता है धारीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपेढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। इसका राइट आंसर हम अगर बात कर ले तो यह आपका होगा प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे आपका जैविक विविधता का संरक्षण, बिल्कुल, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण और निर्धनता को घटना, जो कि उपयोग सभी के सभी यह है आपका सतत विकास का प्रमुख एक आवश्यक तत्व कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, वह कहता है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है यह क्या है, तो जल चक्र है। ठीक है, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और यह विकिरण जल चक्र को शासित करता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपका है साथी जीएस का, जो कहता है सूक्ष्म हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यह आपका 78% होती है। अभी जस्ट हम ऊपर में जिक्र किए हैं, बहुत ही बेहतर है। नाइट्रोजन है आपका
याद रखेंगे, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की सबसे अधिक संख्या होती है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन होती है, उसके बाद आपका आर्गन होता है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है यह आपका समाप्त होता है। कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे द्वारा आप सभी के लिए प्रयास रहा है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ को समझा सकें। आप सभी से बता दें कि आप फिर से बोल रहे हैं, जितना आपका लेक्चर यहाँ पे चैनल पे अपलोड किया गया है उसको कम से कम 3 बार जरूर देखिए। हम गारंटी देते हैं, ओपन चैलेंज कहते हैं, जहाँ बोलेगा वहाँ बोलेंगे कि आपको परचेस करने का कोई बैच जो परचेस किया है उन सभी से बेहतर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए, और ख़ास करके आप 1 to 5 का जो SCERT का बुक सब प्रचार कर रहा है यूट्यूब पे, उसको अब मत पढ़िए प्लीज़, बहुत हो गया उसका। उसको आज पढ़िएगा फिर फंस जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथी, कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में।